नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार को आप इन्होंने कई जगहों पे कई मीडिया हाउसेस में काम किया है और इस समय ये स्वतंत्र पत्रकार हैं। खुद का अपना इनका यूट्यूब चैनल है और कई दूसरे चैनलों पर भी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं और वे अपने विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन तथ्यों के साथ हमेशा बातचीत करते हैं और बहुत पुरानी बातें भी इनको याद रहती हैं। और खास तौर से मैं इनकी इस जो इनके विश्लेषण का जो एक तरीका है, अक्सर ये अपनी बातों को क्रिकेट की कुछ घटनाओं से जोड़ देते हैं। आज जो हम बात करेंगे हो सकता है उसमें भी कोई बात ऐसी आ जाए, अगर उनके दिमाग में आती है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ला करके वहां जोड़ते हैं। तो अभिषेक जी, आज दरअसल इस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता था, बात वो है कि जो एग्जिट पोल्स है, एग्जिट पोल्स कुछ इस तरह से आए हैं जैसे हम तमाम पत्रकारों के बीच में ये चर्चा हो रही थी और उससे ये लग रहा था कि शायद इसी तरीके से आए कि जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया था पार्लियामेंट में एक दिन अचानक से, उसके बाद उसी को बीजेपी ने अपने कैंपेन का एक हिस्सा बना लिया। और उस वही एग्जिट पोल्स में ये अनुमानित था कि शायद ये एग्जिट पोल्स भी उसी के इर्द गिर्द आए और वही हुआ भी। तो अब इसमें हम ये बात, तो मैं इस पर कोई नहीं चाह, लेकिन इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं तो मुझे लगा कि थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। और तमाम इन जो अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग टीवी चैनलों के लिए किए हैं, उनके जो डेटा है वो बड़े अजीबोगरीब कुछ जगहों पर है। तो हमने कहा कि इस तरह की बातें भी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से डेटा साइंस ये बहुत अपने आप में एक बहुत बेहतरीन साइंस है, बहुत ही इफेक्टिव साइंस है, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सैंपल्स होंगे, नमूने होंगे, तभी आप उनका विश्लेषण कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नमूना, यानी सैंपल। वो सैंपल इन लोगों ने कहाँ से लिया, कैसे लिया, चूंकि हमने भी बहुत ट्रेवल किया, बहुत सारी जगहों पर हम गए और इस तरह की स्थिति हमको नहीं दिखाई पड़ रही है जैसा कि ये चैनल एग्जिट पोल्स में दिखा रहे हैं। अभिषेक जी, आपने भी बहुत सारी जगहों पे आप गए, आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, वैसे भी जहां नहीं भी जा पाए, सब जगह तो संभव ही नहीं होता है। सबसे पहले यही बात हम करेंगे कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं एग्जिट पोल्स, और ऑलमोस्ट जितने भी एजेंसियों के हैं सब करीब करीब एक जैसे हैं। 10-20 सीटें कोई इधर दे दे रहा है, कोई कम कर दे रहा है, कोई ज्यादा कर दे रहा है, कोई उत्साह में 400 के पार भी एक दो लोग चले गए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या ये संभावित परिणाम को दिखा रहे हैं, या फिर संभावित परिणाम को नहीं दिखा रहे हैं? तो क्या जिन एजेंसियों ने इसको जारी किया है, क्या उनको अपनी क्रेडिबिलिटी का जरा भी अनुमान नहीं है? चूंकि पहले भी कई बार फेल हो चुके हैं, कोई ऐसा नहीं कि अब रिजल्ट जो भी आए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगर इनसे मेल खाता हुआ नहीं आया तो जाहिर सी बात है फेल हो गए। और इस तरह के वाकये पहले भी हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इनको अपनी क्रेडिबिलिटी का की चिंता नहीं रहती है क्या? देखिए, एग्जिट पोल निश्चित तौर पर एक साइंस है, मेथोडोलॉजी है। जी। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि हमारा समाज बदल रहा है और सोसाइटी जब काफी तेजी से बदल रही है तो उस सोसाइटी के बीच पुराने ढर्रे पर जाकर एग्जिट पोल करना। जैसे 2014 का चुनाव आप देखें, किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं थी। आमतौर पर सबको पता था नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 1989 का चुनाव कोई जरूरत नहीं थी एग्जिट पोल की, लोगों को पता था कि रामो वामो अलायंस आ रहा है, वीपी सिंह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2019 में भी लोगों को पता था कि नरेंद्र मोदी के प्रति गुस्सा तो सोसाइटी के एक सेक्शन में है, लेकिन पुलवामा बालाकोट ने माहौल बदला है। और उस माहौल बदलने से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा, जो नरेंद्र मोदी 14 में उम्मीद की किरण थे, 2019 में मोदी नहीं तो कौन, हम्म। विकल्प क्या है, इसमें तब्दील हो गए थे। अगर आपको 2019 याद हो तो। और उस विकल्पहीनता का फायदा हुआ कि वो रिटेन हो गए सत्ता में, विकल्प विकल्प वो भी ही, उतनी ही सीटों के साथ। हाँ, विकल्पहीनता भी। और एक ये भी था बहुत सारे लोगों के मन में कि एक ही अभी 5 साल ही हुए हैं, एक चांस और दिया जाए। उस दौरान इस जी। तरह की भी बातें हो रही थी जी। तो उस चुनाव में उसमें आपको कोई एग्जिट पोल, कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं होती है जब सेंटिमेंट एकदम साफ दिखता है कि किसी एक तरफ जा रहा है। और ये तभी होता है जब किसी को हराव का माहौल हो या विकल्पहीनता का अभाव, वो विकल्पहीनता हो, विकल्प का अभाव हो। हम्म। विकल्प का अभाव अक्सर डेमोक्रेसी में होता नहीं है, लेकिन परसेप्शन बन जाता है कि विकल्प नहीं है। 2009 में भी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे मजबूत नेता थे,
लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की मास अपील सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट और बिहार, इसको छोड़कर कहीं दिखी नहीं, वो भी बिहार में नीतीश कुमार की वजह से। तो बात हम एग्जिट पोल की कर रहे हैं। एग्जिट पोल का महत्व तब बढ़ा 90 के बाद, जब सोसाइटी में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन आया। मंडल और कमंडल ने हजारों सालों से चल रही भारतीय सोसाइटी को एकदम से मेटामॉर्फोज करके रख दिया, काफी हद तक बदल करके रख दिया। लोगों के विमर्श का दायरा बदल गया, और उस विमर्श के बदले दायरे में हिंदुस्तान गठबंधन के दौर में चला गया। सिंगल पार्टी डोमिनेंस का दौर 25 सालों के लिए खत्म हो गया। 89 से 2014 की जो स्थिति थी, किसी को बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली सरकारें आपने देखी। लेकिन उस वक्त जातियों के आधार पर एक वोट बैंक का निर्माण हुआ, और एक छोटे वोट बैंक का निर्माण जो जाति से ऊपर उठकर सोचता था, उस वोट बैंक का निर्माण सांप्रदायिक आधार पर हुआ। यही एक आमतौर पर, और इन्हीं दोनों थिन लाइन के बीच में लोगों को एक सिल्वर लाइन पकड़नी होती थी कि कौन सी है और कौन सी सिल्वर लाइन सत्ता के करीब किसी को पहुंचाती हुई दिख रही है। तो आमतौर पर सही होते थे। 2004 में जो एग्जिट पोल था, सबसे पहले एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल वही उठा। हालांकि उसके पहले भी एग्जिट पोल फेल हुए थे, ऐसी बात नहीं है। बिहार में 2000 के चुनाव में फेल हुआ था, जब अनडिवाइडेड बिहार था तब फेल हुआ था। लेकिन तब फेल होने पे क्रेडिबिलिटी का संकट नहीं था। क्रेडिबिलिटी का संकट इसलिए नहीं आया क्योंकि बिहार में जिस एनडीए को 324 में 195 सीटें दिखाई गई बहुमत से ज्यादा, दरअसल बिहार में एनडीए एक होकर लड़ा ही नहीं। सभी पार्टियों को जितनी सीटें निर्धारित थी उससे ज्यादा पर लड़ गए। बीजेपी को छोड़ के समता, जदयू, बिहार पीपुल्स पार्टी सब लड़ गए थे। तो वहां एक एक्सक्यूज था कि राष्ट्रीय जनता दल को वापसी का मौका फ्रेंडली फाइट ने दे दिया। 2004 के चुनाव में प्रमोद महाजन की इच्छा के अनुरूप बताया जाता है कि जो बात वो फील गुड और इंडिया साइनिंग के माध्यम से उनका पूरा प्रचार तंत्र कर रहा था, आपने कभी सुना नहीं होगा कि चुनाव तंत्र को संभालने के लिए कोई व्यक्ति कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया हो। प्रमोद महाजन को कैबिनेट से इस्तीफा कराया गया था चुनाव संभालने के लिए, याद होगा आपको। 2004 में वो मंत्री नहीं थे, पूरा चुनाव तंत्र संभाल रहे थे। और एग्जिट पोल और प्रोजेक्शन जिस तरह से हुआ, वो औंधे मुंह गिरा। लेकिन 2004 में भी आप देखें तो आमतौर पर एग्जिट पोल जो कहे, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत के, इन 3 राज्यों में जीतने से फील गुड और इंडिया साइनिंग हो गया, और 3 राज्यों के बूते इतना बड़ा रिस्क ले लिया गया समय से 7 महीने पहले चुनाव कराने का। ये लोगों को समझ में आ रहा था कि है क्या। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आ गई, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। और उससे भी बड़ी चीज ये हुई कि जनता के बीच में भ्रम था कि मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह है, केसीनाथ त्रिपाठी किस हैसियत से भी स्पीकर बने हुए हैं। ये दोनों तो अंदर से मिले हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा उनको हटाया नहीं गया था स्पीकर पद से, सपा ने स्पीकर चेंज नहीं किया था। और जो परसेप्शन बना उसमें भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार में फेल हो गई, महाराष्ट्र में तो 99 में ही फेल हो गई थी। आज सबसे बड़ी चीज की अटल बिहारी वाजपेयी को 99 में जिस 2 फैक्टर ने सत्ता में लाया था, अविभाजित बिहार से 54 में 42 सीटें, और आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश से 36 सीटें, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी मिलकर, वो सीधे 5 सीट वहां हो गई। और बिहार झारखंड मिल करके 12 सीटों पर एनडीए आ गई। बाकी जगह बैंड बजा हुआ था, बीजेपी 182 से 44 सीटें कम हुई, 138 पर आ गई। आज की परिस्थिति आप देखें तो 2014 और 19 को देखने के बाद कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं कह सकता कि ये एग्जिट पोल सही है। एक तो एग्जिट पोल का मजाक बन रहा है कि जो पार्टी जिस स्टेट में जितनी सीटों पर लड़ रही है उससे ज्यादा सीटें उसे दे रहे हैं। हाँ, ये वही इस तरह के मुझे बहुत। लगा कि जी। मुझे मुझे लगा कि चिराग पासवान को फोन करना चाहिए और बधाई देनी चाहिए कि आपको 5 सीटें आप लड़ रहे हैं, 5 तो मिलेंगी ही। और एग्जिट पोल वालों की कृपा से एंग्लो इंडियन वाली जो 2 सीटें खत्म की गई है, उसमें 1 सीट फिर से रिक्रिएट करके आपको दे दी जाएगी। 6 सीट आपको वो दिखा रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस के तमिलनाडु में। साथ हो रहा है। जी। जी। महाराष्ट्र की सभी सीटों को जोड़े तो एक एग्जिट पोल में 49 सीटें आ रही थी। तमिलनाडु में एक वही कि 9 सीट पे तो लड़ ही रही है, उसको 13 से 15 या 13 दिखा रहे हैं कुछ जगहों पे। तो सवाल ये है कि इस तरह से एग्जिट पोल कब होता है? जब आप चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं तो चीटिंग करने के समय में परफेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें हड़बड़ी में करनी पड़ती है। अब हड़बड़ी कैसी? कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ से कह दिया कि उसके प्रवक्ता नहीं जाएंगे,
एग्जिट पोल में। एक अलग क्रेडिबिलिटी का संकट था, आनन फानन में ये बनाओ वो बनाओ, और ठीक एग्जिट पोल आने के 1-1.5 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हाँ नहीं, एग्जिट पोल पर चर्चा में हम जाएंगे। जाएंगे। हो सकता है कि दो तरह के डेटा तैयार किए गए हो, कि कांग्रेस नहीं आई है तो थोड़ा सा मॉडरेट तैयार करो, हम्म। और कांग्रेस ने कह दिया, उसके बाद से कहीं ऊपर से जो कथित तो आदेश आता है वो अभिषेक आया जी, होगा। अब ये आपको क्या लगता है कि डेटा साइंस की जो भाई डेटा साइंस की भी क्रेडिबिलिटी इस पे दांव पे लगती है ना, जी, मैं यद्यपि। उसी पर आ रहा हूँ हाँ समीर जी। आत्मा जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप जिस डेटा साइंस की बात करते हैं उसमें, जैसा कि मैंने बताया आपको, आपको पता भी है कि पहले कास्ट और कम्युनल लाइन पर एक सोशल मोबिलाइजेशन हुआ 30 साल पहले, 35 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे मिडिल क्लास इमर्ज करता चला गया, एक्सपेंड करता चला गया। ये अलग बात है 2016 के बाद 5 किलो राशन की जद में तो 82 करोड़ लोग हैं, तो कौन बीपीएल है कौन एपीएल है ये पहचान करना मुश्किल है, कोई डेटा आ भी नहीं रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास इमर्ज किया, जैसे आप लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, किसी भी शहर की डेमोग्राफी को 90 के पहले देखें तो आमतौर पर वहां अपर कास्ट की बहुलता हुआ करती थी। शहरी सभ्य लोगों के बीच में उनकी तादाद ज्यादा थी, बहुत कम थे दूसरे वर्ग के लोग। लेकिन जो सबअल्टर्न राइज देखने को मिला, वीपी सिंह का मूवमेंट हो, मंडल का, या कांसीराम का मूवमेंट हो, इस सब का असर पड़ा तो शहर एक्सपेंड करना शुरू हुए, और शहर की डेमोग्राफी बदली तो उस अर्बन मिडिल क्लास का हिस्सा बैकवर्ड क्लासेज एंड दलित वर्ग के लोग भी ठीक ठाक संख्या में होने लगे, और उससे एक अलग तरह का क्लास इमर्ज करके सामने आया। अब उस क्लास में कम्युनिटी कंससनेस, रिलीजियस कंससनेस यानी धार्मिक चेतना और जातिगत चेतना, जी। इन दोनों से इतर हटकर एक अलग वर्ग की चेतना भी आपको, एक अलग वर्ग की कॉन्शसनेस भी दिखाई दी। जैसे अग्निवीर से प्रभावित लोगों का भी एक वोट है। जाके देखिए आरा लोकसभा सीट पर कितनी बड़ी संख्या में आरा बक्सर के लोग जाते हैं आर्मी में बहाल होने। आरके सिंह चुनाव हार जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल जो वोटिंग हुई है उसमें नौजवानों ने भर भर के माले को वोट दे दिए हैं कि राहुल गांधी बनेंगे तो अग्निवीर खत्म होगी, बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर घर से, जैसे हिमाचल प्रदेश में हर घर से आर्मी में मिलेंगे, वैसे ही आर्मी और पुलिस में आपको आरा बक्सर के, पुराने आरा जिला के लोग आपको दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक अलग तरह की कंससनेस आप दिखाई दी। अब सोचिए, गहमर एक गांव है यूपी बिहार बॉर्डर पर, जो गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में आता है जी। जी। उस गहमर गांव में तकरीबन हर घर में 2-4 लोग फौजी हैं, हाँ बहुत बड़ा गांव है। अब उस इलाके पर हिंदुत्व का असर तो मुझे नहीं लगता है, शायद चंदौली लोकसभा है या गाजीपुर लोकसभा है, गाजीपुर, गाजीपुर, हाँ। गाजीपुर, गाजीपुर वहां सिटी तो में। उसका असर नहीं पड़ा होगा कि कौन मुख्तार अंसारी के भाई हैं और कौन उनके कृष्णानंद राय के परिवार के हैं, कौन बीजेपी कैंडिडेट है, कौन राम मंदिर है। उनका राम मंदिर तो आर्मी है, इंडियन बिल्कुल। आर्मी है, वहां की वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें एक अलग तरह के क्लास के रूप में सामने आई है। अब इसी क्लास में आप देखिए जातिगत जनगणना का मुद्दा, एक जगह से जिस आदमी ने जातिगत जनगणना की आग लगाई, बहुत होशियारी से वो आदमी नरेंद्र मोदी के पाले में आकर बैठ गए। हम्म। अब वो आग यूपी तक पहुंच रही है कि यहां भी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यूपी में जो लगातार वैकेंसियां आ रही है, एक तो कम आ रही है, पेपर लीक से लोग परेशान है। जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर, चाहे 69,000 टीचर भर्ती का मामला हो या यूनिवर्सिटी में कथित तरह के जातिवाद की बात हो रही है, तो ये सारी परिस्थितियां जो सामने दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों में नौजवानों का एक वर्ग क्रिएट हुआ। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने एक महिला वोट बैंक क्रिएट किया शराबबंदी या सोशल वेलफेयर हाँ। स्कीम से, उसी तरह एक नौजवानों का वर्ग भी क्रिएट हुआ, एक महिलाओं का वर्ग भी क्रिएट हुआ। और इन सब के साथ साथ दलितों के बीच अपने इन्फ्लुएंसर पैदा होने लगे। अब हर गांव में, हर बस्ती में देखे कोई ना कोई ग्रेजुएट लड़का है जो ये जानता है, जिसको ये पता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, जिसको ये पता है कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या धीरे धीरे उसको खुरच कर खत्म किया जा रहा है। और वो लड़का, वो नौजवान इन्फ्लुएंसर का काम करता है अपने तबके के बीच। आप देख लीजिए किसी कायस्थ समाज में, आप जाकर के देखिए, आप इलाहाबाद से हैं, कायस्थों की बड़ी बस्तियां हैं इलाहाबाद में, वहां जाकर के आप देखिए, वहां कोई अगर पीएचडी किया हुआ भी है तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है सोसाइटी में। लेकिन दलित वर्ग के बीच चूंकि अभी शिक्षा का लेवल वो नहीं है जो बिल्कुल। होना चाहिए था, लेकिन जो वहां पढ़ा लिखा तबका है उसकी काफी इज्जत है।
इज्जत है, वो उसकी अपने बातों पे समाज के भरोसा बीच, है, उसकी बातों पे हाँ, भरोसा है। भरोसा है कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और ये चीज हमने देखा, ऑब्जर्व किया है कि जो ये बात है संविधान और आरक्षण को लेकर के, जो ये कैंपेन चला है विपक्ष का, ये उस समुदाय में बहुत गहरे तक पहुंच चुका है। जो बिना पढ़े हम्म, लिखे एक मजदूर क्लास है, उसके अंदर भी ये बात समाहित है। और मैंने बहुत सारी जगहों पे लोगों से बातचीत की है, तो वो इस हम्म, बात को लेकर के बहुत कन्विंस्ड हैं कि अगर उनके संविधान पर खतरा है, संविधान की वजह से आरक्षण पर खतरा है, और जो उनको आजादी मिली है संविधान के नाम पर, उस पर खतरा है। जी अभिषेक जी। जी। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो चुनावी हिंदुत्व का ब्रांड जुड़ा था वो कैसे जुड़ा था। मंडल कमीशन का अपसर्ज जो हुआ नेशनल लेवल पे, वो कम्युनल फोल्ड में 2014 में हुआ। पिछड़ा वर्ग की एकता के, पिछड़े वर्ग के लोग, यादवों का भी एक ठीक ठाक तबका मोदी के साथ 14 और 19 में गया था। हम्म। क्योंकि पिछड़े वर्ग से एच डी देवगौड़ा बने थे। तो एच डी देवगौड़ा कैसे बने थे प्रधानमंत्री? जैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके नाम पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन जनता के बीच कोई पिछड़े वर्ग का नेता जो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, हिंदी बोल लेता है, लंबी लंबी बातें कर लेता है, वो हम्म। ऊपर उठकर सामने आया। और जब वो ऊपर उठकर सामने आया तो लोगों को लगा कि नहीं, इसे मौका मिलना चाहिए। अब उसमें हिंदुत्व भी था। और दूसरी चीज आप देखिए, हर चीज अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है अंततः। नरेंद्र मोदी की जो ताजपोशी हुई थी बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में, वो कब हुई थी? 9/11 की घटना के एक महीने के भीतर, शायद उसके 20-25 दिन बाद। तो 9/11 की घटना जो हुई थी उसके बाद पूरी दुनिया में एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ। उसी दौर में आप देखिए कुछ दिन बाद भारत की संसद पे भी एक हमला हुआ। हम्म। उसी दौर में आप देखें कि समझौता ब्लास्ट और क्या क्या, फिर आपको अक्षरधाम मंदिर, बहुत सारी चीजें घटनाएं हुई भारत में भी। तो एक एंटी इस्लाम सेंटिमेंट जो बनना शुरू हुआ, और गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की पहचान इस एंटी इस्लाम फोबिया जो बढ़ना शुरू हुआ इस देश में, उसके सबसे बड़े प्रतीक पुरुष के तौर पर, ऐसा नहीं है कि 2013 में हुई, वो 2002 से होना शुरू हो चुकी थी। हम्म। और संघ इस चीज को समझ रहा था, तभी अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा के विरुद्ध जाकर के संघ और पूरे बीजेपी भी काफी हद तक खड़ी हुई कि मोदी नहीं हटाया जाएंगे। और वो परिस्थिति जब पिछड़े वर्ग के एक नेता के रूप में सामने आई, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसकी आबादी कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग 52% है इस देश में, हम्म। अगर उसमें माइनॉरिटी को निकाल भी दिया अगर 10-12%, तब भी 42% ओबीसी, हिंदू ओबीसी है इस देश में, 40-42%। तो उस 40-42% के 3/4 हिस्से का कोई अगर नेता है 30-32% का, तो वो 2012-13 में नरेंद्र मोदी थे, 13-14 में। और जब वो चीज ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। गडकरी साहब ने तो एक बार बोला भी था कि हमें पता ही नहीं था कि हम इतनी सीटें जीत कर सत्ता में आ जाएंगे, बड़े बड़े वादे कर दिए, 15 लाख रुपए और क्या क्या। 35 रुपए के, एक बाबा ये भी कह रहे थे कि 35 रुपए वाली पेट्रोल और 300 कौन सा सिलेंडर कितने में। तो खैर ये सारी चीजें हुई। धीरे धीरे सोसाइटी को अपना हक चाहिए, सामाजिक न्याय की बात आर्थिक न्याय तक अंततः पहुंचती ही पहुंचती है। लालू यादव को फसल काटनी थी, मुलायम सिंह यादव को फसल काटनी थी सामाजिक न्याय के साथ, मायावती को फसल काटनी थी, वो हो गई। बात जब आर्थिक न्याय पर आई तो तब लोगों को नीतीश कुमार दिखाई देने लगे, तब हम्म। शिवराज सिंह चौहान दिखाई देने लगे। बिल्कुल। तो आर्थिक न्याय तक जब बात पहुंचने लगी राज्यों में, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसको लंबे समय तक आप रोक कर नहीं रख सकते थे कि उसको हर चीज का एक ही इलाज, हर बीमारी का एक इलाज कि हिंदू और मुसलमान, हम्म। वो होना नहीं था। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व 2 बार में धीरे धीरे उसमें गिरावट 2014 के बाद ही शुरू हुई। 2019 में कुछ हालात ने बचा लिए, कुछ विपक्ष की कमजोरियों ने बचा लिए। और 2019 के बाद ही आप देखें, धारा 370 के बाद जो पूरे देश में मोमेंटम बना, हम्म। 10 दिन में डिफ्यूज हो गया। 2 महीने के बाद महाराष्ट्र हारते हारते हार ही गए, करीब बाहर हो गए सत्ता से। झारखंड निकल गया हाथ से। हरियाणा में कांग्रेस को ही पता नहीं था कि जनता उसके लिए लड़ रही है। लड़ रही है। ये आप देखिए हरियाणा के हाँ, चुनाव बिना को, किसी तैयारी कांग्रेस को के। ही नहीं पता था कि जनता उसके लिए लड़ रही है। हम्म। और हरियाणा में वो हारते हारते किसी तरह से दुष्यंत चौटाला को लाकर सरकार बनी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी मुद्दे की जो लाइफ साइकिल थी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे की, उस मुद्दे की लाइफ साइकिल से देश आगे चला गया था। हिंदी भाषी हिंदुस्तान उससे आगे चला गया था। आज भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? शहरी मध्य वर्ग की पार्टी कही जाती थी। और बहुत साफ गोई के साथ हम कहें तो शहरी मध्य वर्ग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, छोड़ दीजिए बेंगलोर और पुणे,
सबसे क्लासिक एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर है। बिल्कुल। दिल्ली की एक एस्टेब्लिश पॉपुलेशन है, हम्म। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती दिख रही है। लेकिन आप एनसीआर की बात करें, जहां न लोगों को सरकारी नौकरियों से मतलब है, जहां न लोगों को किसानों की प्रॉब्लम से मतलब है, जहां मिडिल क्लास को सिर्फ और सिर्फ हाई राइज में रहते रहते बुद्धि भी हाई राइज वाली हो गई है। ईएमआई कल्चर में बुद्धि भी ईएमआई वाली हो जाती है, ईएमआई वाले हम लोगों में से अधिकांश लोगों की। वहां आप देखें क्या हो रहा है, पिज्जा बर्गर खाने में अगर जाम लग रहा है तो वही मुद्दा है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। जो जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं गया होगा, हम्म। माता वैष्णो देवी से आगे नहीं बढ़ा होगा, उसके लिए धारा 370 बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहां बीजेपी है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तबका कौन सा है? ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों का तबका, और जीएसटी से परेशान छोटे व्यवसायियों का तबका, पढ़े लिखे लोगों का तबका। आम आदमी पार्टी के लिए कौन खड़ा हुआ दिल्ली में 13-14 में? साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी और उसके अलावा तिमारपुर जैसी जगह की झुग्गियां। आम आदमी पार्टी वहीं से खड़ी हुई, करोल बाग से नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो ये यही अभिषेक जी, ये जो एग्जिट पोल्स हैं, इन्होंने जब सैंपलिंग की, तो क्या मतलब अगर अगर सैंपलिंग की तो क्या इनको इन लोगों के सैंपल्स नहीं मिले क्या, या इन लोगों के सैंपल्स भी मिले तो उन्होंने बताया कि हाँ हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, बीजेपी को वोट दे, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है इसमें। हम्म। पिछली बार कटिहार में थे हम लोग एक दूसरे मीडिया हाउस की तरफ से, लोकसभा चुनाव में 19 में। हाँ। वहां भी तारिक अनवर लड़ रहे थे। आप हम्म। जानते हैं कि कटिहार में तकरीबन शायद 40% या 41% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हाँ। हम्म। तो तारिक अनवर लड़ रहे थे, सामने से जेडीयू थी, एनडीए से। हाँ। अमरूद बेचने वाली एक महिला से पूछा कि माइक हटाने के बाद, जब माइक से तो अपनी टूटी फूटी, मैं अपनी मैथिली में बोलती है, काफी अच्छी मैथिली थी। हमें मेरी मैथिली टूटी फूटी हो सकती है क्योंकि हम मिथिला वाले इलाके के नहीं है, हाँ। लेकिन टूटी फूटी मैथिली बोलने की कोशिश मैंने की और पूछा। तो उसने कहा कि बुआ, चुप्पे चाप तीर छाप, हम्म। मतलब चुपचाप तीर छाप। हाँ। और मुस्लिम महिला थी। तो आप अंदाजा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात थे। कारण क्या था कि वो तीर छाप को इसलिए वोट दे रही थी क्योंकि उसके घर में बेटियों को साइकिल मिला था, हम्म। स्कूल ड्रेस मिला था। उसके पास जो सबसे अच्छा ड्रेस था वो बता रही थी कि स्कूल ड्रेस जो सरकार से मिला है। और बाढ़ के समय राहत मिलता था राशन के रूप में, क्विंटल भर अनाज हर फैमिली में। हम्म। तो ये सारी चीजें, एक सोशल वेलफेयर स्कीम जो चल रही थी ना, हम्म। उसका असर कम से कम, ठीक है कमल छाप पर मुसलमान नहीं दे सकता, लेकिन तीर छाप पे खासकर मुस्लिम महिलाएं जाकर वोट देकर आ जाती हैं। तो इस तरह से जो समाज बदल रहा है, कैमरे पर वो मुस्लिम परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हम जाके नरेंद्र मोदी के को नहीं, नरेंद्र मोदी को तो नहीं देगा, लेकिन उसके सहयोगी दल को वोट देकर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप बताइए, बलिया में जाकर के सनातन पांडे बनाम नीरज शेखर की लड़ाई हुई है। मैं आप ही से पूछता हूँ, बलिया में अगर आप माइक लगाकर पूछेंगे किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ब्राह्मण समुदाय भी कहेगा कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए नरेंद्र मोदी को, हम्म। नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन माइक हटाएंगे तो बोलेगा कि हाँ तुम सनातन पांडे के साथ। बिल्कुल। यही आप बक्सर में चले जाएं, बगल की सीट है बलिया की, हम्म। वहां ठीक उल्टा हो गया है। बक्सर में जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है, हम्म। और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट राजपूत हैं। वहां आप जाके राजपूतों से पूछे, बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए। और लेकिन कैमरा वोट। हटाते ही वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो सुधाकर सिंह को वोट दे रहे हैं। हम्म। एक सीट से क्या हो जाता है? तो हम्म। इस कॉन्शसनेस को आप किसी एग्जिट पोल की मैकेनिज्म से ऐसे नहीं पकड़ सकते। एक पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें खराब की है, हाँ। आखिरी फेज में मैं आपको बता रहा हूं। और कैसे खराब की है ये कोई एग्जिट पोल वाला, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं दिया होगा। 4 सीटें हरवा दी। पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ गए, उनको कुछ भाजपा नेताओं की कथित तौर पर सह मिली हुई है। और पवन सिंह को, राजपूत जाकर के पवन सिंह को दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। तो उस शाहबाद बेल्ट में जो 3 सीटें बीजेपी लड़ रही है, आरा, बक्सर और सासाराम, उन तीनों सीटों पर कुशवाहा की एक कंसिडरेबल प्रेजेंस है, हाँ। बड़ी संख्या है। 1.5 लाख 1.25 लाख से कम कहीं नहीं है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब राजपूत लोग नहीं दे रहे हैं हमारी बिरादरी को, तो हम क्यों दें भारतीय जनता पार्टी को, हम क्यों दें आर के सिंह को, हम क्यों दें मिथिलेश तिवारी को। और राजपूत ही नहीं, ब्राह्मण भूमिहार भी जाके पवन सिंह को दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अब सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी लेके घूमते रहे अपने बिरादरी के बीच। बिल्कुल। बिल्कुल। कई इस जगह पे। तरह से जो सोशल कॉन्शसनेस है,
हाँ, अब देखिए, मैं आपको बक्सर में बलिया का बता रहा था, उत्तर प्रदेश में देवरिया की जाटों और बात बता देता राजपूतों हूं। में यही हुआ, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और राजपूतों के साथ भी यही हुआ है। जी, 2014 में क्या था, 2014 में कैंडिडेट की भूमिका छोटी हो गई थी। हम्म। 2019 में भी कमोबेश यही स्थिति थी कि बहुत नाराजगी के बावजूद कैंडिडेट की भूमिका बहुत छोटी थी। आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश को कवर भी किया है आपने 14 में। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि राजनाथ सिंह ने उटपटांग टिकट बांटे हैं, हम्म। हारने वाले लोगों को टिकट दिए हैं। 2014 की बात करें तो मनोज सिन्हा तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको 11 या 12 हजार वोट बलिया में मिले थे उसके पहले, पता होगा आपको, लोकसभा में। हाँ हाँ। लेकिन बस सिंबल मिल गया लोगों को, था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना ठीक है। इसी तरह से वीपी सिंह के वेब में आपको याद होगा कैसे कैसे लोग सांसद बन गए थे, बिल्कुल। जिनको सिंबल मिल गया जनता दल का या रामो वामो हाँ। के किसी घटक का, वो हम्म। संसद पहुंच गया मोटे हम्म। तौर पर। तो इस तरह का चुनाव ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत कुछ 96, 98, 99, 2004 और हाँ। 2009 की तरह है। हम्म। इस चुनाव में कैंडिडेट भी नहीं, बल्कि मैं जो देख रहा हूं, कैंडिडेट का सरनेम, पार्टी का आधार वोटर, और सोसाइटी के अलग अलग वर्ग का मुद्दा, इन तीनों चीजों में जिसने सामंजस्य बना लिया वो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को बहुत आसानी से हरा दे रहा है। और जहां भी सामंजस्य में कमी आई है वहां दिक्कत है। अब सामंजस्य में कमी कहां आती है, सुरक्षित सीटों पर आती है। हाँ। जो बिल्कुल। सुरक्षित सीटें वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी सरगाह है, हम्म। चुनावी हिंदुत्व की। हम्म। लेकिन बासगांव में आप देखें, हाँ। वहां बीजेपी हारने की स्थिति में दिख रही है। सुरक्षित सीटों पर, कुछ सीटों पर जब ये हालात बन गए, अब बताइए, हम्म। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एक सीट है, पंकज चौधरी है, आप शायद गए थे उस इलाके में। हाँ, गया था, हाँ हाँ। महाराजगंज में कहा जाता है कि 25% आबादी कुर्मियों की है। मैं एक मिनट उस पे बताऊंगा। महाराजगंज में मैं 10 दिन पहले गया था, वहां के लोगों से बातचीत हुई थी, जी गया भी था मैं। वो चुनावी दौरा नहीं था, 10-15 दिन पहले वो मैं ऐसे किसी काम से गया था, तो महाराजगंज में लोगों ने बात की, बोले कि पूरे पूर्वांचल में 2 ही सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी की कंफर्म है, एक बनारस और दूसरी महाराजगंज। चुनाव के टाइम पे जब मैं गया तो उन्हीं लोगों से जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि अच्छा, ये तो इसकी तो कोई बात ही नहीं, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सीट जो है वो फंसी हुई है, और बहुत संभव है कि यहां पर बीजेपी हार जाए। तो ये 10 दिन के 15 दिन के अंदर लोगों का ये हुआ क्या है, हुआ क्या है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो काफी कमजोर माने गए। हाँ। सुप्रिया सिंह ने टिकट चाहती थी, उन्हें नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट, क्योंकि उनकी मीडिया में ज्यादा जरूरत महसूस की गई दिल्ली में प्रेस को हैंडल करने के लिए, तो उनको फील्ड में जाने से रोका गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। कांग्रेस ने दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया। कोइंसिडेंटली वो कुर्मी समाज के थे, लेकिन पंकज चौधरी के सामने कहीं नहीं टिकते थे। हम्म। अब कुर्मी समाज के भीतर जिस ढंग से ओबीसी चेतना सामने आई, दो तीन कारण बताए जाते हैं। एक, नीतीश कुमार फैक्टर, जाति जनगणना फैक्टर। हम्म। दूसरा, क्योंकि ओबीसी में उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज एक इन्फ्लुएंसर का काम करता है। यादव की संख्या ज्यादा है लेकिन वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। बिल्कुल। और बहुत साफ साफ कहें तो उनकी दबंगई उन्हें इन्फ्लुएंसर नहीं बनने देती। हम्म। लेकिन कुर्मी समाज इन्फ्लुएंसर की भूमिका में होता है, ओपिनियन मेकर होता है पिछड़े वर्गों के बीच, और खासकर दलित वर्गों के बीच में। हम्म। तभी कांसी राम ने भी कुर्मी समाज को अपने साथ जोड़कर रखा था, हाँ हाँ। क्योंकि उसकी ताकत को वो जानते थे यूपी में। तो कुर्मी समाज के बीच ये धारणा थी कि नहीं, कल को रोहिणी कमीशन आ जाए, राघवेंद्र सिंह कमीशन आ जाए, 27% की जगह वो 7% या 6% में निपटा दिए जाएंगे। 3 या 4 कैटेगरी बन रही है तो आरक्षण का मुद्दा था। पढ़ा लिखा समाज है उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज। तो वहां पर पंकज चौधरी के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट का जो सरनेम था कि वो भी तो कुर्मी ही है, हम्म। ध्यान रखिए, वो भी तो कुर्मी ही है, हम्म। ये फैक्टर ज्यादा बड़ा फैक्टर हो गया कि वो कौन सा बाहर के हैं। आप समझिए इस चीज को, हाँ। बिरादरी के ही तो है। हम्म। और अंततः मुद्दे के साथ वो कैंडिडेट ज्यादा नजदीक दिखा तो लोगों ने पवन, खास करके पिछड़े वर्ग में और कुर्मी समाज के लोगों ने पंकज चौधरी का साथ छोड़ने में कोई गुरेज नहीं लगा। बिल्कुल। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज है क्या, मोटे तौर पर आप देखें तो चुनाव में कोई करिश्मा हो गया हो तो मैं नहीं जानता, जो एग्जिट पोल वाले को दिखा हो मुझे ना दिखा हो, ये भी हो सकता है। हम्म। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को मोटे तौर पर तिलक तराजू और तलवार की पार्टी कहा गया। अब बताइए, तराजू वाले को प्रधानमंत्री बना रखा है, तलवार वाले को मुख्यमंत्री बना रखा है, तिलक वाले का मजबूरी वश आप वोट ले रहे हैं, और
पहले जो लोग आप जोड़ करके लाए थे, वो सारे लोग अपने मुद्दे के साथ छिटक गए। हाँ। मुझे कम से कम यही दिखाई दे रहा है, यूपी में भी, बिहार में भी। बिहार में बस यही है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जैसे जैसे पॉलिटिकली इररिलेवेंट होती गई, उसका एक बड़ा तबका लाभार्थी चेतना में तब्दील होता गया। अब वो लाभार्थी चेतना से बाहर निकलकर दूसरे मुद्दे पर एक दूसरे पॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ जाके जुड़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता बिल्कुल। है कि जो पढ़े लिखे लड़के हों, वो गांव में समझा रहे हो कि भाई खड़गे साहब तो दलित ही है, प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे। हम्म। इसका भी असर रहा, वो संविधान वाली बात है ही। तो बिहार में एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह जो नीतीश कुमार है, उसका फायदा आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ले पाई है। नीतीश कुमार उधर भी जाके ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 लड़ रही है, 5-6 हार भी सकती है। ये बिल्कुल स्थिति है। अभिषेक जी, ये स्थिति है। तो ये थे अभिषेक कुमार, और इनसे बात हो रही थी कि जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और अगर बार बार चुनाव में ये एग्जिट पोल्स फेल हो रहे हैं, ये गलत साबित हो रहे हैं, तो क्या इससे इनकी क्रेडिबिलिटी प्रभावित नहीं होती है? होती है। इनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन जो एक डेटा साइंस का जो विश्लेषण होता है, आंकड़ों के आधार पर जो तमाम चीजों का विश्लेषण किया जाता है, उससे वो विज्ञान प्रभावित होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर संदेह कई बार होने लगता है। जबकि सैंपलिंग के आधार पर अगर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, प्रॉपर सैंपलिंग के आधार पर, तब उनमें इतनी गड़बड़ी नहीं आती है, इस तरह से वो फेल नहीं होते। तो बहरहाल देखते हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं और जो वास्तविक रिजल्ट या परिणाम आते हैं, उनमें कितना फर्क होता है। क्या एग्जिट पोल्स तमाम बार की तरह इस बार भी फेल होंगे, या फिर ये उसी तरह से होंगे, परिणाम भी इसी तरह से आएंगे जैसा कि ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं।